ये क्या कह रहे हो तुम देवर जी? तुम इस घर की काम वाली को मेरी देवरानी बनाना चाहते हो? तुम्हारे भैया सुनेंगे तो क्या सोचेंगे? भाभी, अगर भैया को ये पता चल गया तो उन्हें बहुत खुशी होगी। इतने में वहाँ पर उस घर की काम वाली राधा आ गई चाय लेकर। उसने उन दोनों की बातें सुन ली थी। साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? ये देखो महारानी को। अरे तुमको तो ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए। ऐसे नाटक कर रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। नहीं मेम साहब, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। भाभी, राधा बिल्कुल सही कह रही है। मैंने इसे अपने दिल की बात अभी तक नहीं बताई थी, लेकिन मन ही मन में इसकी बहुत इज्जत करने लगा हूँ, बहुत पसंद करने लगा हूँ। अब तू यहाँ क्या खड़े खड़े कर रही है? जा बाथरूम में गंदे कपड़े पड़े हैं, जाकर धो। आदित्य से शादी करने का सपना भूल जा। राधा बेचारी चुपचाप वहां से चली गई। इधर ठीक है भाभी, एक बार भैया को आने दो, फिर देखना मेरी शादी तो राधा से ही होगी। इतना बोलकर आदित्य वहां से चला गया। इधर ममता भी तुरंत अपने कमरे में गई और अपने पति अजय को फोन करने लगी। अरे ममता, तुमने बिल्कुल सही वक्त पर फोन किया है। मैं 2 दिन बाद घर आने वाला हूँ। अगर ये घर आ गए तो अपने छोटे भाई की शादी उस कामवाली के साथ जरूर करा देंगे। हेलो, अरे क्या हुआ, नेटवर्क नहीं आ रहे हैं क्या? कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? नहीं नहीं, नेटवर्क पूरे आ रहे हैं। मैं क्या कहती हूँ, आप कुछ दिन वहाँ पर और रुक जाइए और 2-3 ऑर्डर और ले लीजिए। यहाँ इस वक्त इतनी गर्मी पड़ रही है कि पूछो मत। इसका मतलब तुम मुझे आने से रोक रही हो? मैं क्यों रोकने लगी? मैं तो चाहती हूँ आप इसी वक्त आ जाएं। मैं तो आपके भले के लिए कह रही थी। हाँ हाँ, मुझे पता है मेरी रानी, तुम्हें मेरी बहुत फिक्र है। ठीक है, मैं 15-20 दिन बाद आऊंगा। अरे वाह, अब मेरा मतलब हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा। तब तक धीरे धीरे ठंड वाला मौसम आ जाएगा। इतना बोलकर ममता ने खुशी खुशी फोन रख दिया। हाँ चलो, अजय का आना तो कुछ दिन के लिए टल गया। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस काम वाली को अपनी देवरानी कभी नहीं बना सकती। वहीं दूसरी तरफ शाम के वक्त आदित्य अकेले किसी रेस्टोरेंट में बैठा था। तभी वहां पर उसका दोस्त पंकज आ गया। यार आदित्य, मैं कब से तुझे फोन कर रहा हूँ, तू फोन क्यों नहीं उठा रहा है? मैंने बाहर तेरी गाड़ी देखी तो अंदर आ गया। यार पंकज, मैंने तुझे बताया था ना कि राधा नाम की लड़की मेरे घर में काम करती है। यार वो मुझे बहुत पसंद है। ये बात मैंने भाभी को बताई, पर उन्हें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। यहाँ तक कि अभी तक मैं राधा को भी दिल की बात नहीं बता पाया हूँ। पता नहीं वो मुझसे शादी करना चाहती है या नहीं। देख आदित्य, भाभी को छोड़, तेरे भैया बहुत अच्छे हैं। वो तेरी शादी वहीं करवाएंगे जहाँ तू चाहेगा। लेकिन सबसे पहले तो तुझे राधा का दिल जीतना पड़ेगा। उसके लिए गिफ्ट लेकर जा। ये तूने सही कहा पंकज, चल मेरे साथ। आदित्य और पंकज शॉपिंग मॉल गए और राधा के लिए 2-3 जोड़ी खूबसूरत सलवार सूट खरीद लाए। रात में वो चुपके से किचन में गया और राधा को वो ड्रेसेस देने लगा। राधा, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये आप मेरे लिए क्यों लेकर आए हैं? राधा, नाटक करना बंद करो। अब तो तुम्हें पता चल ही गया है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। देखिए आदित्य जी, पसंद नापसंद की कोई बात ही नहीं है। कहाँ मैं और कहाँ आप। इतने में वहां पर ममता आ गई। उसने आदित्य के हाथ से सारी ड्रेसेस छीनी और खिड़की के जरिए घर के बाहर नाले में फेंक दिया। खबरदार, जो तूने 2 कौड़ी की काम वाली को अपने सर पर ज्यादा चढ़ाए तो इस काम वाली को मैं अपनी देवरानी कभी नहीं बनाऊंगी। ये सपना तू भूल जा। लेकिन इतने में वहां पर आदित्य का बड़ा भाई अजय आ गया। ममता उसे देखकर चौंक गई। ये क्या बहस कर रहे हो तुम लोग? ये क्या, आप तो 2 हफ्ते बाद आने वाले थे। अरे मैं तो तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए तुम्हारी बात मान गया था। हमारे घर में हर जगह एसी लगी हुई है, मुझे भला गर्मी से क्या दिक्कत होगी? ये सब क्या बातें कर रहे थे तुम लोग? कुछ नहीं, आप जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए नाश्ता लगवाती हूँ। राधा, जल्दी से नाश्ता लगाओ। ठीक है मेम साहब। लेकिन उसी वक्त से ममता के दिल में हड़बड़ी मचने लगी, क्योंकि उसे इस बात का डर था कि अजय अपने छोटे भाई की हर बात मान लेगा। इसलिए खाना पीना खाने के बाद जब अजय और ममता अपने कमरे में आराम करने लगे तब। क्या हुआ ममता? मैं जब से आया हूँ तब से देख रहा हूँ तुम्हारे चेहरे पर कुछ अजीब सी बेचैनी है। कोई बात हो गई क्या? जब मैं आया था तब भी तुम तीनों बहस कर रहे थे। आपको बता ही देती हूँ, क्योंकि सुबह होते ही आदित्य तो आपको बता ही देगा। दरअसल देवर जी अपनी काम वाली राधा से शादी करना चाहते। वो उसके पीछे लट्टू हो गए। पता नहीं ऐसा कौन सा जादू कर दिया उस चुड़ैल ने मेरे देवर पर। हैं? क्या खबर सुनाई है तुमने ममता? इसका मतलब मेरा छोटा भाई मेरे ही रास्ते पर चल रहा है। ये क्या बोल रहे हैं आप? 2 कौड़ी की नौकरानी को इस घर की बहू बनाएंगे और आदित्य आपके रास्ते पर कैसे चल रहा है भला? ममता, याद करो, जब मैंने तुम्हें पसंद किया था तब तुम एक दूसरी लड़की थी, लेकिन अब शायद तुम घमंडी हो चुकी हो।
पुराना सब कुछ भूल चुकी हो तुम। जरा याद करो, आज से 5 साल पहले तुम सिग्नल पर भीख मांगा करती थी। फिर एक रोज सिग्नल पर जैसे ही मैं पहुंचा वैसे ही रेड लाइट हो गई, तभी तुम मेरी कार का शीशा साफ करने लगी। बाबूजी 3 दिन से कुछ नहीं खाया, खाना ही खिला दो। तुम्हारी भूरी भूरी गहरी आंखें देखकर मैं तो वही मदहोश हो गया था। अरे बाबूजी जल्दी से कुछ दे दो वरना हरी बत्ती जल जाएगी और आप चले जाएंगे। सुबह से कोई मुझे भीख नहीं दे रहा है। आ जाओ, गाड़ी के अंदर आ जाओ। बाबूजी मैं भले ही भीख मांगती हूँ पर ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। मैं भी ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। अगले सिग्नल के बाईं तरफ जो बड़ी सी कंपनी है, मैं उस कंपनी का मालिक हूँ। चलो मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ। इसके बाद मैं तुम्हें लेकर अपनी कंपनी आ गया। वहां मैंने तुम्हें अच्छा अच्छा खाना खिलाया, ढेर सारे पैसे दिए। बाबूजी आप तो बहुत अच्छे इंसान हो, आज तक इतनी इज्जत मुझे किसी ने नहीं दी। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? बाबूजी मैं अनाथ हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अच्छा तुम यहीं रुको, शाम को तुम मेरे साथ चलना। तुम्हारे सारे कपड़े गंदे हो चुके हैं, फटे भी हैं, ऐसे अच्छा नहीं लगता ना। मैं तुम्हारे लिए कपड़े खरीद लूंगा और वहीं तुमसे कुछ जरूरी बात भी करनी है। बाबूजी इतना उपकार क्यों कर रहे हैं आप मुझ पर? आज आप मेरे लिए इतना सब कुछ कर देंगे, कल फिर से मेरी वही हालत होगी। शाम को मैं तुम्हें लेकर शॉपिंग मॉल गया, वहां पर अच्छे अच्छे कपड़े दिलवाए, फिर तुमको ब्यूटी पार्लर ले गया। इतना सब करने के बाद तुम्हारी खूबसूरती में 4 चांद लग गए। तुम किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी, इसीलिए मैंने उसी वक्त तुम्हें शादी के लिए प्रपोज कर दिया। मेरे प्रपोज करते ही तुम्हारी आंखों से आंसू निकलने लगे थे, याद है? हाँ याद है, उसी दिन हमने मंदिर में जाकर शादी कर ली थी। लेकिन ये बात कि मैं इससे पहले भिखारन थी किसी को नहीं पता है, आपको छोड़कर। और किसी को बताना भी मत, क्योंकि अगर आदित्य को ये सब पता चल गया तब वो भी जिद करने लगेगा। अभी भी तुम्हारे अंदर अक्ल नहीं आई क्या? अरे जब मैं एक भिखारन से शादी कर सकता हूँ तो भला मेरा भाई एक काम वाली के साथ शादी क्यों नहीं कर सकता? मैं भी पहले बहुत गरीब था, पर मैं आज तक अपनी गरीबी नहीं भूला। लेकिन तुम तो अपने पुराने दिन 5 साल में ही भूल गई। मुझे नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ सोने। इतना बोलकर ममता सो गई। अगले दिन अजय ने इस बारे में अपने छोटे भाई से बात की। आदित्य, मुझे तुम पर गर्व है कि तुम राधा से शादी करना चाहते हो। भैया इसका मतलब भाभी ने आपको सब कुछ बता दिया? हाँ बता तो दिया है, लेकिन पता नहीं उसके अंदर कौन सा कीड़ा घुसा हुआ है कि वो इस रिश्ते से तैयार ही नहीं है। दूर से ही राधा उन दोनों की बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी। पता नहीं आदित्य जी को मेरे अंदर ऐसा क्या दिखता है कि वो मुझसे शादी करना चाहते हैं। मेरी वजह से इस घर में रोज कलह हो रही है, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता। खैर शाम को जब राधा किचन में साफ सफाई कर रही थी तभी वहां पर ममता पहुंच गई। ये ले पैसे, जाकर सब्जी लेकर आ। दोनों भाई कहीं घूमने गए हैं, उनके आने से पहले तू सब्जी लेकर आ जाना, खाना भी बनाना है। ठीक है मेम साहब। इतना बोलकर राधा वहां से चली गई। राधा के जाते ही अजय घर आ गया। उसने ममता से गुस्से में कहा, ये तुम राधा से इतनी बदतमीजी से बात क्यों करती हो? मैंने सब कुछ सुन लिया है। पता नहीं मेरी पुरानी ममता कहाँ चली गई है। अरे मैं कहीं नहीं गई हूँ, मैं यही हूँ। नौकरानियों से इसी तरह बात की जाती है। मैंने बहुत सारी अमीर औरतों को देखा है, वो सब ऐसे ही बात करती हैं अपनी नौकरानियों से। तुम भी उनके जैसे बन जाओगी क्या? पता नहीं इतना घमंड कहाँ से आ गया है। इतना बोलकर अजय अपने कमरे में चला गया। इधर ममता मन ही मन सोचने लगी, ये तो जब देखो तब मेरी वही भिखारी वाली जिंदगी याद दिलाया करते हैं। अब मैं अपनी पुरानी जिंदगी भूल चुकी हूँ। मैं एक अमीर घर की बहू, इनको तो कुछ समझ में ही नहीं आता। मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा, वरना ये राधा की शादी आदित्य से करवाकर उसे मेरी देवरानी बना कर ही रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ राधा जब सब्जी लेकर घर लौट रही थी तब उसने देखा रास्ते में आदित्य कुछ भिखारी बच्चों को अपने हाथों से खाना खिला रहा था। बोनी के साथ जमीन में बैठा था। अले ले 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 ले, ये लो मेरे हाथ से खाओ। भैया आप कितने अच्छे हो, हमें हर रोज खाना खिलाने आते हो, हमारे लिए कपड़े भी खरीदते हो, हमें पैसे भी देकर जाते हो। जब से आप हमें मिले हो हमें तो भीख मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बच्चों तुम लोग अपने आप को भिखारी कहना बंद कर दो। मैं अगले महीने तुम लोगों का नाम स्कूल में लिखवा दूंगा। तुम सब पढ़ लिख कर बहुत बड़े आदमी बनना। भैया हम बहुत मन लगाकर पढ़ेंगे, आप तो हमारे लिए भगवान हैं। ये सब देखकर राधा का दिल भर आया। आदित्य जी का ये रूप तो मैंने पहली बार देखा। कितने अच्छे इंसान है ये। इतने अच्छे दिल का आदमी मुझसे शादी करना चाहता है, ये मेरे लिए कितने गर्व की बात है। लेकिन फिर भी मैं इनसे शादी नहीं कर सकती, वरना मेरी वजह से घर में कलह होगी। खैर राधा वहां से चली गई। घर जाकर उसने खाना बनाया और सब खा पी कर सो गए। राधा बेचारी किचन में कुछ पढ़ रही थी। आदित्य उसे दूर से देख रहा था। मैंने राधा को अक्सर देखा है, जब सब लोग सो जाते हैं
तब ये चुपचाप पढ़ाई किया करती है। लगता है इसके भी कुछ सपने होंगे, पर गरीबी की वजह से पूरा नहीं कर पा रही। कल ही मैं भैया से बात करके जल्द से जल्द राधा से शादी कर लूंगा और इसके सभी सपने पूरे करूंगा। दूर से ममता ने ये सब देख लिया। कल मुझे अपनी सहेलियों से मिलकर कोई ना कोई रास्ता निकालना ही होगा, वरना आदित्य इस 2 कौड़ी की काम वाली को मेरी देवरानी बनाकर ही दम लेगा। अगले दिन ममता किसी महंगे रेस्टोरेंट में अपनी कुछ अमीर सहेलियों से जाकर मिली। यार, मैंने तुम लोग को बताया था ना कि मेरा देवर 2 कौड़ी की काम वाली से शादी करना चाहता है। अब जल्दी से कोई रास्ता बताओ, वरना अजय उन दोनों की शादी करवा देगा। ममता, हम लोग तुझे शुरू से समझाते चले आ रहे हैं कि घर के नौकरों को इतना सिर पर नहीं चढ़ाना चाहिए, अपने पैरों की जूती बनाकर रखना चाहिए जैसे हम लोग रखते। फिर ये सब हुआ कैसे? अरे, मैं तो उसे अपने पैरों की जूती बनाकर ही रखती हूँ, लेकिन आदित्य को पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि वो उससे शादी करने के लिए पागल हो गया है। अब तो सिर्फ एक ही तरीका है, कोई ना कोई धमकी देकर राधा को अपने घर से चुपचाप निकाल दे। इस बात का पता आदित्य और अजय को नहीं चलना चाहिए, वरना वो दोनों उसे घर से जाने नहीं देंगे। हाँ, इसके अलावा मुझे भी कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, मैं सोचती हूँ उसे कैसे घर से भगाऊं। चलो, क्या खाओगी? पिज्जा ऑर्डर करूं? हाँ हाँ, बिल्कुल। थोड़ी देर बाद जब ममता घर आई तो दोनों भाई काम पर गए हुए थे। इस बात का फायदा उठाकर उसने राधा से कहा, राधा, मेरी बात ध्यान से सुन। तेरी वजह से मेरे और अजय के बीच में दरार पड़ रही है, इस घर में कलह हो रही है। तू अपने आप को बहुत अच्छा कहती है ना? अगर तू इस घर की भलाई चाहती है तो चुपचाप इस घर से निकल जा और दोबारा कभी यहाँ पलट कर मत देखना। हाँ मेम साहब, मैंने भी अक्सर देखा है कि मेरी वजह से इस घर में कलह होती रहती है। ठीक है, मैं घर छोड़कर जा रही हूँ, दोबारा पलट कर नहीं देखूंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से इस घर में आपस में दरार पड़े। क्या बात है, तू तो तुरंत मान गई। पहली बार मुझे तुझ पर गुस्सा नहीं आ रहा। इसी बात पर ये ले, मेरी तरफ से 5,000 रुपए, ताकि तुझे कोई तकलीफ ना हो कुछ दिन। नहीं मेम साहब, जब मैंने काम ही छोड़ दिया तो पैसे किस बात के। राधा बिना पैसे लिए वहां से चली गई। शाम को जब ये बात अजय और आदित्य को पता चली तो दोनों दंग रह गए। अरे ऐसे कैसे चली गई वो काम छोड़कर? मुझे बताना तो चाहिए था। कहीं तुमने उसे काम से तो नहीं निकाल दिया? मैं क्यों निकालूंगी उसे काम से? जल्दी से कोई दूसरी काम वाली रख लीजिए। सॉरी, इस बार काम वाली नहीं, काम वाला रखना, वरना आदित्य उस पर भी लट्टू हो जाएगा। भाभी, मैं उस तरह का लड़का नहीं हूँ। मुझे सिर्फ राधा ही पसंद थी और कोई नहीं। अगले दिन से आदित्य अकेले ही राधा की इधर उधर तलाश करने लगा, पर वो उसे कहीं नहीं मिली। ऐसे ही एक रात जब वो अपनी कार में बैठकर घर की तरफ आ रहा था तो उसने देखा राधा फुटपाथ पर बैठकर पढ़ाई कर रही थी। आदित्य तुरंत गाड़ी से उतरा और उसके पास पहुंच गया। राधा उसे देखकर चौंक गई। राधा, यहाँ क्या कर रही हो तुम? और तुम काम छोड़कर क्यों चली आई? देखिए, मुझे अपना सपना पूरा करना है। आपके घर पर मैं दिन भर काम करती रहती थी तो मुझे पढ़ाई करने का वक्त नहीं मिलता था, इसलिए मैंने काम छोड़ दिया। राधा, मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो, इसलिए सच्चाई नहीं बताओगी, पर मुझे पता है कि भाभी ने ही तुम्हें निकाला है। लेकिन मैं तुमसे जिद नहीं करूंगा कि तुम वापस आ जाओ। तुम्हारा सपना पूरा करने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा, और जब तक तुम्हारा सपना पूरा नहीं हो जाता मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। आदित्य ने उसके लिए किराए पर एक कमरा ले दिया। उसे पैसे भी देता रहता था, ढेर सारी किताबें लाकर दी, कोचिंग भी लगवा दी, क्योंकि वो यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। 1 साल बाद आदित्य राधा से सीधा शादी करके अपने घर पहुंचा। राधा उस वक्त आईपीएस ऑफिसर की वर्दी में थी। ममता और अजय उसे देखकर दंग रह गए। अरे राधा, तुम ये सब क्या है? आदित्य भैया, राधा कई सालों से यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, पर पैसों की कमी की वजह से नहीं कर पा रही थी। मैंने इसकी मदद की और इसकी मेहनत रंग लाई। आज ये आईपीएस ऑफिसर बन चुकी है। मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया था कि जब राधा आईपीएस ऑफिसर बन जाएगी तभी मैं इससे शादी करूंगा। क्यों भाभी, अब तो ये काम वाली नहीं रही ना? ये सब देखकर ममता की आंखों से आंसू छलक पड़े। राधा, मुझे माफ कर देना। मैं आप सबको एक सच्चाई बताना चाहती हूँ कि मैं भी पहले एक भिखारन थी। मैंने ही राधा को घर से निकाला। अपनी अमीर सहेलियों की बातों में आकर मैं इसे हर वक्त नीचा दिखाया करती थी। ममता ने अपनी पूरी कहानी सबको बता दी। कोई बात नहीं भाभी, अंत भला तो सब भला। तो इस तरह अंत में उस घर की कामवाली आखिरकार ममता की देवरानी बन ही गई, लेकिन अब वो एक आईपीएस ऑफिसर बन चुकी थी। इसीलिए दोस्तों, कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। हम सब बराबर हैं।